हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। और गाइस, हम लोगों ने 117 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे हम लोग 118 क्वेश्चन से हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बीच में लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, समय इशू है, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है। तो इधर हम कोशिश करेंगे डेली लेक्चर देने के लिए, चाहे 20 ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करें, बट करेंगे ज़रूर। ये आज हम इसको फिनिश कर देंगे। 150 क्वेश्चन का सेट था, 118 से हम लोग को डिस्कस करना है, तो आज इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि हम लोग अलग टॉपिक से कोई डिस्कस करें, क्योंकि ये हिस्ट्री का कई दिनों से चल रहा है। तो चलिए आज इसको फाइनल करते हैं। तो 118 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी? आगरा, लाहौर, जौनाबाद या फिर दिल्ली? कहाँ थी ये? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो कहाँ थी? लाहौर थी। एक्चुअली क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद उसका कोई पुत्र तो था नहीं, तो लाहौर की जो जनता थी उसने मोहम्मद गौरी का जो प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाहौर पर शासन करने के लिए, रूल करने के लिए निमंत्रण दिया। तो ये ऐबक वहाँ लाहौर पहुँचते हैं और जून 1206 में, कब? जून 1206 में क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक कराते हैं और यहाँ पर अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो और जब ये सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, जब ये विराजमान हुए थे, तो उस समय ऐबक ने अपने को, यानी खुद को, स्वयं को, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को क्या, किसकी उपाधि दी, किस पदवी से खुद को संतुष्ट रखा? तो वो मैं लिख दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने खुद को क्या कहा। तो ये मलिक और खुद को क्या कहते थे? सिपह सलार कहते थे। क्या कहते थे? सिपह सलार, सिपह सलार कहते थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में। सर्वप्रथम, एक मिनट, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? वो इल्तुतमिश थे, जिन्होंने अपनी राजधानी क्या थी? दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो कौन था? इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश क्या करते हैं, 1210 से, इनका जो शासन रहता है 1210 से 36 तक ये रहते हैं। और इल्तुतमिश जो था, एक कौन था? इलबारी तुर्क था। क्या था? इल्तुतमिश इलबारी तुर्क, इलबारी तुर्क था। क्लियर? और ये ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के संबंध में बताना है, विचार करना है कि कौन से सही है। तो बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। ठीक है। इसने चहलगानी को खत्म कर दिया था। क्या कह रहा है? इसने चहलगानी को खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा सही है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं कि बलबन जो था ये राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। और इसने क्या किया था? इसने चहलगानी को खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे दोनों राइट है। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की रस्म आरंभ की थी? तो किसने आरंभ की थी गाइस? ये बलबन ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बलबन ने, मतलब किसने सिजदा और पैबोस की रस्म स्टार्ट की थी? तो वो था बलबन था। कौन था? बलबन था। सिजदा मतलब क्या होता है? सजदा, सजदा का मतलब अपने मतलब सर को झुकाना, यानी राजा को दंडवत प्रणाम करना। और पैबोस क्या होता था? पैबोस, तो ये पैर यानी कदम, राजा के कदम को चूमना जो होता था, ये पैबोस होता था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीवाने अर्ज के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, यह एक सैन्य विभाग था। सही है। दीवाने अर्ज जो था ये क्या था? एक सैन्य विभाग था, जिसे क्या कहा गया था? दीवाने अर्ज कहा गया था। इसकी स्थापना बलबन के द्वारा एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित करने के लिए बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि बलबन के द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट का इस क्या है, एकदम राइट है। प्लीज़ जो इसे देखिए, तो जो ने अभी लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत लाइक कर दिया करिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करा सकूं। तो प्लीज़ क्या है कि आपको बस सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर दिया करना, बाकी आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा लेक्चर। 123 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई? तो वही बलबन। आंसर क्या होगा? बलबन। बलबन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में बताना है कौन सा सही है। सल्तनत काल की
प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, सल्तनत काल के प्रत्येक सुल्तान को खलीफा का मान्यता प्राप्त था। तो यहाँ पे कह रहा सल्तनत काल के प्रत्येक सुल्तान को खलीफा का मान्यता प्राप्त था। तो इस हिसाब से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा कि सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। ये खलीफा जो होता था ये इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च नेता होता था। तो प्रत्येक सुल्तान के लिए ये आवश्यक था कि खलीफा उसे मान्यता दे। फिर भी दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क सुल्तान थे उन्होंने खलीफा को नाम मात्र का ही प्रधान माना था। तो इस हिसाब से ये केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट 125 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने खिलाफत के मिथक को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो ऐसा कौन है जो खुद को खलीफा कहा था? तो वो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो अगर बात करें कि कुतुबुद्दीन मुबारक, अगर ये जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा को नाइब कहा था। क्या कहा था? बगदाद के खलीफा को नाइब कहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खलीफा का नाइब नहीं माना। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन जो मुबारक खिलजी है ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने खिलाफत के मिथक को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो कौन है? मुबारक खिलजी, यानी खुद को ही इन्होंने मुबारकबाद दे दिया कि मैं क्या हूँ? खलीफा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था दीवाने मुस्तखराज? ये आपका जो था ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवाने ए मुस्तखराज ये किससे संबंधित था? तो दीवाने मुस्तखराज जो है ये वित्त विभाग से संबंधित था। वित्त विभाग से। इस विभाग की स्थापना जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? खिलजी ने की थी। और इसका जो कार्य था वो क्या था? अतिरिक्त मात्रा में जो वसूल किए गए कर है उसका हिसाब रखना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 127 नंबर के क्वेश्चन में। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, फिर भी क्लियर करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दीवाने अमीर को ही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा सेशन, इसलिए अच्छे से जिसने अभी पुराना नहीं देखा वो सारे देख लीजिएगा। 3 पार्ट इसके आ चुके हैं, 30 क्वेश्चन है और सारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जिसमें आपका रिसेंट हिस्ट्री एंड क्या कहते हैं उसको मिडवल हिस्ट्री, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सॉल्व कर लीजिएगा जा करके। दिल्ली सल्तनत के अंदर दीवाने अमीर कोही के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पहले नीचे भी हम लोग को देख लेना क्या पूछ रहा है। तो यहाँ बताना कौन सा सही नहीं है। इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि को खेती योग्य बनाना था। ठीक है, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक द्वारा किया गया था, तो सही है। अब यहाँ पे कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे दोनों सही है। यहाँ पर दोनों सही है, मतलब कि जो अमीर को ही था, जो दीवाने अमीर को ही था, ये किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका कार्य जो था मालगुजारी व्यवस्था की स्थापना करना है और भूमि को खेती योग्य बनाना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या है? दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खालसा भूमि के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो दिल्ली सल्तनत खालसा भूमि, यह भूमि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में होती थी, यह भूमि उलीमाओं को दान में दी जाती थी, यह इक्तेदारों को दी जाने वाली भूमि होती थी, यह भूमि धार्मिक न्यास के रूप में सुरक्षित होती थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? तो ये जो खालसा भूमि होती थी ये कम्प्लीटली जो होती थी राज्य के अधीन होती थी, यानी केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। ये पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। और इस भूमि से जो कर वसूल किया जाता था वो इस भूमि से जो कर वसूल करना था उसके लिए राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी होते थे वो कौन होते थे? पदाधिकारी चौधरी और मुकद्दम होते थे। कौन होते थे? चौधरी और मुकद्दम होते थे। और प्रत्येक शिक जो होता, शिक किसको कहते हैं? जिले को कहते हैं। तो प्रत्येक शिक में एक क्या होता था? अमील नाम का अधिकारी होता था। जो अमील नाम का अधिकारी होता था ये कर को वसूलता था और सुल्तान के पास भेज देता था। तो इस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके समय में खालसा भूमि में क्या होती है? पर्याप्त वृद्धि देखी जाती है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत का विजय अभियान किया था? तो किसने किया था? खिलजी ने, कि तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बलबन ने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
इस दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में देखा जाए तो सबसे पहले जो दक्षिण भारत का विजय अभियान था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने क्या किया कि दक्षिण भारत के राज्य को जीता और जीतने के उद्देश्य से जो धन की चाह थी, विजय थी, उसकी लालसा थी, ये नहीं थी उस पर क्या करना था जाकर उसको अपने कब्जे में कर लेना था, बस क्या करना था, धन की चाह थी कि हमें पूरा लूटपाट करना था। तो इस तरीके से इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूलना चाहता था, ये इसका पूरा वो था। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण भारत के किस शासक ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था? कि दक्षिण भारत के किस शासक ने मलिक काफूर को संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था? तो किसने दिया था? रामचंद्र देव, बीरबल, शंकरदेव, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। तो इसका आंसर होगा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। क्या होगा इसका आंसर? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय होगा। तो जो क्या था कि इसमें क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था तो उसमें क्या हुआ था कि दक्षिण में सबसे पहले क्या था, 1303 में लगभग क्या किया गया था, तेलंगाना पर अटैक किया गया था। ठीक है, तो जो काकतीय वंश का था, ये जो प्रताप रुद्रदेव था, ये किस वंश का था? पहले ये भी आपको ध्यान रखना, काकतीय वंश का था। इसने क्या किया, अपने एक सोने की मूर्ति बनवा करके और उसके गले में सोने की जंजीर डाल करके आत्मसमर्पण के लिए मलिक काफूर के पास भेज दिया था। और इसी अवसर पर क्या होता है कि जो रुद्रदेव थे, इसने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कौन था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होता है, 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये ऐबक जो था एक तुर्क गुलाम था, तो इसने ही पहले भारत में क्या था, गुलाम वंश की परंपरा शुरू की थी, जिसे गौरी ने निशापुर से खरीदा था। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। ये भी भक्ति आंदोलन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। अद्वैत दर्शन का विकास शंकराचार्य के द्वारा किया गया। एकदम सही है कि अद्वैत दर्शन क्या है, इसका अद्वैत दर्शन का जो विकास है वो किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा किया गया। और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव संतों द्वारा दैतवद की स्थापना की गई थी। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के द्वारा है। ठीक है, और कुछ और बता रही हूँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, सब ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिलाने को आ जाता है कि विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना जो थी रामानुजाचार्य ने की थी। रामानुजाचार्य ने की थी। ठीक है, ये भी हो गया होगा। और अगर पूछ ले द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी, द्वैतवाद, तो ये भी याद रखिएगा, दैतवाद की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। किसने की थी? दैतवाद की माधवाचार्य ने की थी। और अगर पूछ ले शुद्ध द्वैतवाद की, एक जगह नोट कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। शुद्ध दैतवाद की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने की थी। विष्णु स्वामी ने की थी। और एक और बचता है जो ये भी जानना आपको, एक बार कहीं एग्जाम में ये आया था ये सारे क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। द्वैतवाद की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने की थी। निम्बार्काचार्य ने की थी। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत कबीरदास के शिष्य नहीं हैं? तो रामानंद हैं, दादू हैं, रविदास, तुलसीदास। तो इसमें पूछ रहा कबीरदास के शिष्य, इसमें एक मिनट, यही क्वेश्चन है ना, हाँ, कौन इसमें जो थे कबीरदास के शिष्य नहीं थे? तो कबीरदास के शिष्य कौन नहीं थे? तुलसीदास नहीं थे। रामानंद भी हैं, दादू भी हैं, रविदास भी हैं, ये सारे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट। क्या कह रहा है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठों की स्थापना की गई थी, तो ये ज्योतिष पीठ है। ज्योतिष पीठ का जो सुमेलित है बद्रीनाथ उत्तराखंड। ठीक है, गोवर्धन पीठ जो है ये आपका बी वाला गलत है। क्यों गलत है? कि गोवर्धन पीठ जो है ये पुरी में है। पुरी कहाँ है? ओडिशा। शारदा पीठ द्वारका गुजरात, सही है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। तो ये रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि 4 उन्होंने मठों की स्थापना की थी। कहाँ की थी? ज्योतिष पीठ उत्तराखंड बद्रीनाथ, गोवर्धन पीठ हो जाएगा आपका पुरी ओडिशा, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। 135 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रमुख संत कबीर किसके समकालीन थे?
तो बताना यहाँ पे जो कबीर थे भक्ति काल के वो किसके समकालीन थे? तो ये जो थे ये आपका जो हो जाएगा कि भक्ति, ये क्या नाम है, संत कबीर जो थे ये सिकंदर शाह लोदी के किसके समकालीन थे? सिकंदर शाह लोदी के समकालीन थे। अगर हम कबीर की बात करें, कबीर का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और ये इनका मतलब एक शिष्य था जिसका नाम था गोपाल, इनका शिष्य था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना किसके समकालीन थे? सिकंदर शाह लोदी के। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कथन पर विचार करना है कि कौन से सही हैं। चैतन्य महाप्रभु निर्गुण भक्ति मार्ग का अनुसरण करते थे। ठीक है, चैतन्य ने जात पात और अनावश्यक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। क्या कह रहा है कि पहले तो ये चैतन्य महाप्रभु निर्गुण भक्ति का अनुसरण करते थे, तो क्या ये गलत, ये सही है? तो निर्गुण भक्ति का अनुसरण नहीं करते थे, बल्कि ये जो महाप्रभु थे ये सगुण भक्ति का अनुसरण करते थे। चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, जो चैतन्य महाप्रभु हैं बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, जिन्होंने सगुण भक्ति मार्ग का अनुसरण किया था और कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया था। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया था। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और चैतन्य ने जात पात और अनावश्यक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया था, ये आपका सही, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है किस शासक से मतभेद के कारण रामानुज होयसल शासक विष्णुवर्धन के दरबार चले जाते हैं? तो किससे हुआ था इनका? तो बल्लाल द्वितीय है, विजयालय है, राजन प्रथम है, कुलोत्तुंग द्वितीय है। तो कुलोत्तुंग द्वितीय जो है, कुलोत्तुंग जो सेकंड है, इन्हीं से मतभेद के कारण रामानुज जो है वे होयसल शासक विष्णुवर्धन के दरबार में चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किससे हुआ था? कुलोत्तुंग द्वितीय से। नेक्स्ट है किसे कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय दिया जाता है? श्याम शास्त्री, त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितर या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे जितने भी हैं सभी को कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय दिया जाता है, जिसमें श्याम शास्त्री आते हैं, त्यागराज आते हैं और मुथुस्वामी दीक्षितर आते हैं। नेक्स्ट भरतनाट्यम नृत्य के बारे में बताना है कौन सा सही है? इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु से है, बिल्कुल सही है। भाव, राग, ताल भरतनाट्यम में नृत्य के 3 मूलभूत तत्व हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सत्य है। गांधार मूर्ति कला के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है? इसमें बुद्ध को एक योगी के रूप में बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसमें इनको एक योगी के रूप में बैठे हुए दिखाया गया, ये एकदम सही है, तो यहाँ तो गलत है नहीं। यह कला घरेलू और विदेशी तत्वों का मिला जुला रूप है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे ना तो एक सही है, मतलब यहाँ पे दोनों गलत हैं। यहाँ पे दोनों क्या है, मतलब दोनों यहाँ पे सत्य हैं। आप पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, सत्य हैं। कि जो आपको बस ये याद रखना कि गांधार मूर्तिकला की जो सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है उसमें ये क्या है, योगी के रूप में बैठे हुए दिखाई दिए हैं और एक सन्यासी का वस्त्र पहने हैं, सन्यासी का वस्त्र पहने हुए इन्हें दिखाया गया है वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बुद्ध के जो यहाँ पे घरेलू रूप भी है, उनकी जो प्रतिमा बनाई गई घरेलू रूप भी उनका दिखाई देता है, विदेशी कला भी इनका दिखाई देता है। और इसमें जो मूर्ति की स्थिति है, शरीर का आकार है, वास्तु ढांचा है, वो रोमन मॉडल पर आधारित है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान बौद्ध धर्म के नए आदर्शों ने इस मूर्ति कला के शिल्पकारों को प्रेरित किया। इन मूर्तियों में सादगी दिखाई देती तथा इनमें कहीं भी अश्लीलता और कामोत्तेजना की भावभंगिमा दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों सही है, 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के संदर्भ में बताना है, विचार करना है। अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। अच्छा, ठीक है। वे प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके कि अमीर खुसरो ने क्या किया था, पखावज जो है इसके 2 टुकड़े कर दिए, फिर तबले का आविष्कार किया था। और ये सूफी संत जो हैं, ये सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कौन सा जो था जिसको सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था? कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी ओडिसी दोनों? तो कुचिपुड़ी और ओडिसी दोनों को सबसे पहले क्या था, सांस्कृतिक नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। गुरु नानक के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है? इनका जन्म ननकाना में हुआ। इनकी भजन रचना क्या लिखा है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है।
इनकी जो भजन रचना है रबाब लिखा है शायद, साज के साथ गाई जाती है। इन्होंने निपथ मार्ग का अनुमोदन किया। इनके विचारों ने सिख धर्म को जन्म दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है यहाँ पे ये बताना है। तो इनका जन्म ननकाना में हुआ था, ये सही है, एकदम सही है। और इनकी रचना भजन रबाब साज के साथ गाई जाती। इन्होंने निपथ मार्ग का अनुमोदन किया, ये गलत है। निपथ या निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किसने किया था? दादू दयाल ने किया था। किसने किया था? दादू दयाल ने किया था, ना कि गुरु नानक ने किया था। इस तरीके से तीसरा कथन गलत है, बाकी सभी सच है, मतलब सत्य है। निम्नलिखित उद्यमों पर विचार करना है। मीरा कहाँ से संबंधित थी? मीरा राजस्थान, सूरदास उत्तर प्रदेश, चैतन्य असम, ये लोग कहाँ से संबंधित थे ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे मीरा जो है राजस्थान से संबंधित थे, सूरदास उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, लेकिन जो चैतन्य है, चैतन्य ये असम से नहीं, बल्कि अभी हम लोग पढ़े भी थे इसके बारे में, एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था कि बंगाल से संबंधित है। तो इस तरह से ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1 और 2 ओनली। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का पता नहीं क्या लिखा आगे दिया गया है? क्या कह रहा है कि किसने, क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक के रूप में नायक की उपाधि दी गई थी, या नायक के नाम से जाना जाता है? इस तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अमीर खुसरो हैं, जायसी हैं, विज्ञानेश्वर हैं कि नक्शबी हैं? तो इसमें जो है अमीर खुसरो को फारसी लेखक का नायक के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पूछा था एक बार कि कहाँ हुआ है, तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ। कहाँ पर हुआ? पटियाली में हुआ था, 1252 में हुआ था। पटियाली जो कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदायूं है, वहाँ पर हुआ था। और ये एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभा में ये भाग लेते थे। इन्हें नायक के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक के शासनकाल में राग दर्पण फारसी में अनुवाद किया गया था। राग दर्पण फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, तो किसके उसमें किया गया था? फिरोज तुगलक के शासनकाल में राग दर्पण का जो है वो फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी? तो किसने दी थी? तो बैजू बावरा ने दी थी। बैजू बावरा जो थे ये क्या थे? ग्वालियर के मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतकारों में से एक जाने जाते थे। बैजू बावरा जो है वो राग दीपक गाकर तेल के दीपक जला देते थे। मेघ मल्हार, गौड़ मल्हार, इन सभी का राग गाकर वर्षा करा सकते थे। तो इस तरीके से इनका ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दरबार में सेवा दी थी बैजू बावरा ने। 149 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूफी कृति है, सूफी रचना है कश्फ अल महजूब। कश्फ अल महजूब का लेखक कौन था? तो अबुल हसन अल हुजबरी थे। इसी से नाम से इसका मैच कर लीजिए कि हुजबरी यानी महजूब अल हुजबरी, अबुल हसन अल हुजबरी थे। एंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष का नेतृत्व किया था। वे गांधीवादी संघर्ष के आलोचक थे। 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमूल परिवर्तनवादी नेता थे। नहीं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। इन्होंने किया था 1875 में, जो बड़ौदा के शासक थे, गायकवाड़ शासक थे, उनको अंग्रेजों के द्वारा पदच्युत करने के बाद जो वासुदेव बलवंत फड़के थे, इन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था। और इन्होंने क्या किया? 300 लोगों को संगठित करके उन्हें प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। तो इन्होंने आयकर कार्यालयों पर छापे मारे, अंग्रेजों के खिलाफ लूटपाट की। तो ये सारा इनके बारे में आता है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 150 क्वेश्चन का सेट आज फाइनली चौथे सीरीज में खत्म हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट आपका आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आएंगे। इस लेक्चर में तो आपका क्या था? एनिसेंट था, मिडवल हिस्ट्री थी। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आने वाले 150 की सीरीज, उसको भी हम कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में खत्म करें। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बाकी टाइम की भी थोड़ी बहुत इश्यू रहती है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।